अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7th एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, तो आप लोग कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ देखिए कंटेंट में हमने आपको सिलेबस बताया था पिछली बार। तो सिलेबस देखिए, आपका हिस्ट्री का सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो है वो है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। और सिविक्स ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 13, 14, 15 यानी इसका भी तीसरा, चौथा और पाँचवा चैप्टर होगा। और सिविक्स में भी ऐसे ही चैप्टर नंबर 23, 24 यानी सिविक्स का तीसरा और चौथा। इसमें हमने आपको पिछली बार बताया था जो आपका पीए का सिलेबस है, मतलब जो पीए फर्स्ट में आ चुका है वो सब नहीं पढ़ना है। सिविक्स के अंदर 21, 22 मत पढ़िएगा। ज्योग्राफी के अंदर 11, 12 नहीं पढ़ना है। ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 और 2 नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें? 3, 4, 5। ज्योग्राफी के अंदर 13, 14, 15। सिविक्स के अंदर 23 एंड 24। हमारा कंप्लीट क्या क्या हो गया है? सिविक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 23 यानी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें से हमारे 3 चैप्टर हैं, जिसमें से हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इसमें हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, 14 और 15। फिर हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री पे हमारे 3 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। इसमें हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, जिसमें से आज हम करने जा रहे हैं क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 24 ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं द चैप्टर नंबर 4, क्रिएशन ऑफ एन मुगल एम्पायर। तो पेज नंबर 24 ओपन करिए। पेज नंबर 25। यहाँ पर आपको पहले बताया था हमने, चैप्टर नंबर 3 हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। पार्ट 4 और पार्ट 3 में कंप्लीट हुआ था। हमने आपको बताया होगा, याद होगा आपको। तो नहीं याद है तो आपको बता देते हैं हमने कैसे कराया था। यहाँ पर देखिए, हमने पिछली बार जब स्टार्ट कराया था चैप्टर, तो हमने यहाँ पर पार्ट 3 ख़त्म कर दिया था। स्टार्टिंग कहाँ से की थी? बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत से की थी। चैप्टर नंबर 3 यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट हुआ था, दिल्ली सल्तनत। फिर उसका यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया था हमने। फिर पार्ट 4 हमने यहाँ से टोकन करेंसी, टैक्सेशन इन दो ये सब स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर पार्ट 4 स्टार्ट हुआ था और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने इसमें एक्सरसाइज कराई थी और पार्ट 4 में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था ये। फिर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट 5, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर आप पार्ट 5 लिख लिए और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। किस दिन की डेट लिखनी है आपको? यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर का क्रिएट होना, उसकी क्रिएशन, द मुग़ल डायनेस्टी। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली उसके राजाओं के बारे में, कौन कौन राजा था, उसने क्या क्या काम करवाया, उसकी थोड़ी वीरता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स रीड। द वर्ड मुग़ल इज़ द करप्ट फॉर्म ऑफ मंगोल। जो मुग़ल वर्ड है ये करप्ट फॉर्म है मंगोल की। मतलब ये जो राजा थे मुग़ल, जिन्हें मुग़ल रूलर्स कहा जाता है, मुग़ल डायनेस्टी के नाम से इनकी डायनेस्टी को माना जाता है, मतलब जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो मुग़ल वर्ड है, मुग़ल वर्ड तो कुछ है ही नहीं, मंगोल के आए थे ये लोग। कहाँ से आए थे? ये मंगोल से आए थे। तो मंगोल से आए थे, इस वजह से इनका नाम पड़ गया मुग़ल। ठीक है, उसे बिगाड़ कर नाम थोड़ा टेढ़ा कर करप्ट कर उसे थोड़ा बिगाड़ कर मंगोल से मुग़ल बना दिया। जब से ही हम उन्हें जानते हैं मुग़ल। हम कहते हैं ना, अकबर मुग़ल किंग था, शाहजहाँ मुग़ल किंग था। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं बाबर मुग़ल किंग था। तो मुग़ल डायनेस्टी जो नाम पड़ा ये मंगोल वर्ड से पड़ा। मंगोल ये जगह थी जहाँ से ये लोग आए थे। द मुग़ल बिलोंग्स टू अ ब्रांच ऑफ तुर्क एंड देयर ग्रेट लीडर वॉज चंगेज़ खान। ये कह रहे हैं जो मुग़ल है वो कहाँ से किससे बिलोंग करता है? तुर्क से बिलोंग करता है, मतलब तुर्की से। एंड देयर ग्रेट लीडर वॉज चंगेज़ खान। इनका ग्रेट लीडर कौन था? चंगेज़ खान, द फेमस मंगोल इन्वेडर। जो मंगोल से सबसे पहले इन्वेडर था, जिसने यहाँ पर अटैक किया था इंडिया के अंदर, अटैकर सबसे पहला कौन था? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान पहला ऐसा इन्वेडर था जो मंगोल से आया था। ठीक है, मंगोल से पहला ऐसा अटैकर जो इंडिया पे आया था अटैक करने, यहाँ के राजा को हटा के जीतने आया था, वो कौन था? चंगेज़ खान। द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाई ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जो मुग़ल एम्पायर शुरू हुई थी, इसकी जो फाउंडेशन रखी थी, किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। क्या नाम था बाबर का? बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने ही शुरू किया था। जब ये आया, इसने एक राजा जो यहाँ का पहला था उसे हराया और हरा के कहा अब यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी शुरू होगी। ठीक है, पहले क्या थी? लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी। इसने आया, इसने उसे हराया, फिर कहा कि अब यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी शुरू होगी। अब इस डायनेस्टी का नाम मुग़ल डायनेस्टी होगा।
ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है राजा का? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर उसके बाद 6 फेमस एम्परर ऑफ मुगल रूल्ड इन इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर। ये कह रहे हैं 6 जो है मशहूर राजा हैं मुग़ल के जिन्होंने लगभग 200 साल तक रूल किया। सोचिए 200 साल तक सिर्फ ये मुग़ल ही रूल करते रहे इंडिया के ऊपर। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर वॉज अकबर। और सबसे बड़ा जो राजा माना जाता है, मतलब ये जो कहा जाता है सबसे ताकतवर, सबसे वीर, सबसे ज़्यादा समय तक रूल करने वाला, सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला, सबसे ज़्यादा एरिया पर राज करने वाला राजा कौन था मुग़ल में? अकबर। ये कौन था? सन ऑफ हुमायूं एंड द ग्रैंडसन ऑफ बाबर। मतलब बाबर ये जो सबसे पहला राजा था मुग़ल का, इसका बेटा जो हुमायूं था उसका भी बेटा था अकबर। मतलब जो बाबर था वो अकबर का दादा था। सॉरी, अकबर, जी अकबर जो है, अकबर का दादा कौन था? बाबर। और अकबर का पिता कौन थे, यानी फादर कौन थे, बाप कौन थे? हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है, और बाबर था हुमायूं का फादर। तो बाबर अकबर का क्या हुआ? दादा। 200 ईयर ऑफ मुगल रूल फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब गेव नॉर्थन इंडिया एन ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये 200 साल तक जो रूल हुआ मुग़ल रूलर, अकबर से औरंगज़ेब तक, खाली अकबर से औरंगज़ेब तक, अभी आगे पीछे बहुत राजा हैं, पहले बाबर रहा, हुमायूं था, फिर खाली ये क्या बात कर रहे हैं, अकबर से सिर्फ औरंगज़ेब तक जितने भी राजा है या इन लोगों ने जितना भी मिलकर राज किया, ये कह रहे हैं इतना ही 200 साल तक इन्होंने राज किया। और इस ज़माने में इंडिया को एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिल गया, ठीक है, एक वेल मैनर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिल गया। फिर अब यहाँ पढ़ेंगे बारी बारी एक एक करके। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 एडी में आए यहाँ पर, और इन्होंने 1530 एडी तक राज किया। मतलब सिर्फ 4 साल तक इन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर पढ़ते हैं, बाबर्स रियल नेम वॉज ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का रियल नेम था, असली नाम ज़हीरुद्दीन, ठीक है, असली नाम क्या था इसका? ज़हीरुद्दीन। बाबर इसका नाम असली नहीं था, इसका असली नाम था राजा का ज़हीरुद्दीन। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। ये कह रहे हैं जो बाबर मुगल एम्परर था, इन्होंने किसका कैसे सक्सीड किया थ्रोन ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो फरगाना था उसका थ्रोन सक्सीड किया इन 1494 एडी व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। कब? जब ये 12 साल के थे, तभी इन्होंने फरगाना का ताज जो था इन्होंने अपने सर पर रख लिया। मतलब ये फरगाना के राजा बन गए, उसका थ्रोन, उसकी गद्दी इन्हें संभालने को दे दी गई। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। फिर बाद में क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इन्हें जो है फोर्स कर दिया गया कि तुम्हें ये अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन जो है ये छोड़ना पड़ेगा, ड्यू टू द इन्वेजर ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। क्यों? द उज़्बेक। 2 ग्रुप थे, एक उज़्बेक था, एक इनका था मुग़ल ग्रुप। मतलब मुग़ल तो बाद में पड़ा इनका नाम, मगर एक इनका ग्रुप था, एक उज़्बेक ग्रुप था। क्या हुआ, जब ये 12 साल के थे तो फरगाना कोई थे, उनका जो है, मतलब फरगाना जो है इनके एंसेस्टर थे, मतलब इनके पूर्वज थे। तो जब फरगाना की डेथ हुई या जो भी हुई, या वो हटे राजगद्दी से, तो इन्हें 12 साल की उम्र में राजा बनाया गया, वहाँ पर राजगद्दी पे इन्हें वहाँ का ताज पहनाया गया। मगर दूसरा ग्रुप एक आया, वो भी मंगोल का ही था, मतलब दूसरे ग्रुप था एक, दूसरा पूरी पार्टी थी, ये समझ ली दूसरी पार्टी थी, उसका नाम था उज़्बेक। उज़्बेक ने क्या किया, उसके अटैक से क्या हुआ, बाबर को हटना पड़ा, क्योंकि बाबर तो उस टाइम बच्चे थे, 12 साल के थे। उन्हें फोर्स किया गया तुम यहाँ से हटो, अब हम संभालेंगे, ठीक है। उज़्बेक जो ग्रुप था उसने बाबर को हटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग, काफ़ी साल बाद इधर उधर घूमने के बाद, मतलब कुछ था नहीं इनके पास, अब वहाँ से राजा से हटा दिए गए, बच्चे थे। फिर इधर उधर घूमने के बाद ही सीज काबुल, इन्होंने काबुल पे कब्ज़ा जमा लिया। मतलब राजा तो पहले थे यहाँ के, जब कहाँ के राजा थे, फरगाना में इन्हें गद्दी मिली थी, सेंट्रल एशिया के अंदर फरगाना की गद्दी मिली, उन्हें राजगद्दी मिली। मगर वहाँ पर आया उज़्बेक का ग्रुप था, उसने, मंगोल का दूसरा ग्रुप, उसने इन्हें हटा दिया। और ये बच्चे थे उस टाइम, ये ना पावरफुल थे, ना ही इन्हें पता था कैसे रूल करना है, क्या करना है, तो ये वहाँ से निकल गए। उसके बाद कुछ साल बाद इधर उधर घूमने के बाद 1504 एडी में इन्होंने काबुल जो जगह है वहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया, वहाँ पर अटैक करा, यही कह लिए वहाँ पर हुकूमत कर ली, ठीक है। यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। द वास्ट वेल्थ ऑफ इंडिया, इट्स पुअर पॉलिटिकल कंडीशन एंड इन्विटेशन फ्रॉम नोबल्स ऑफ दिल्ली इनकरेज बाबर टू मार्च टू दिल्ली। एक तो इंडिया बहुत ताकतवर नहीं, मतलब ये कह सकते हैं बहुत अमीर था।
उस ज़माने में जब बाबर अकबर ये सब थे, उस ज़माने ये माना था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, आपने सुना होगा। बाद में ये सब लूट के ले गए अंग्रेज़, मगर हमारा इंडिया सबसे अमीर था। चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे नहीं हो, किसान हो, गंवार हो, मैं तो ये कह रहा हूँ घास चराने वाले हों, जानवरों को चराने वाले हों, जो भी हों, मगर इंडिया एक वेल्दी कंट्री था, एक बहुत अमीर कंट्री था। इसके पास इतना सोना जवाहरात था कि पूछिए मत। तो एक तो इतना अमीर था इंडिया इस वजह से, और इसकी पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो बाबर इस वजह से और अट्रैक्ट हो रहा था इंडिया के अंदर। और जो नोबल्स थे दिल्ली के, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया यहाँ। इनवाइट क्यों किया? कि वो दिल्ली पर आके अटैक करें, इंडिया को जीतें। अब क्यों जीतें, वो उनकी अलग प्लानिंग थी। वो सोच रहे थे बाबर आएगा, यहाँ के राजा को हराएगा, चला जाएगा और फिर हमारी हुकूमत हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो वेल्थ की वजह से, उसकी पुअर पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से और इनविटेशन फ्रॉम द नोबल्स ऑफ दिल्ली, इसकी वजह से बाबर क्या हुआ, दिल्ली पर मार्च करके आया, अपनी फोर्स के साथ आया। ही इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम, और बाबर ने 5 बार इंडिया के ऊपर अटैक किया। कितनी बार? 5 बार। इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एक्सपेंडेड हिज किंगडम। उस ज़माने में इब्राहिम लोदी जो था, जिसे हम लोदी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, लोदी डायनेस्टी का किंग था इब्राहिम लोदी, उस टाइम वहाँ पर उसकी हुकूमत फैली हुई थी। राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो जो राणा सांगा था वो रूलर था मेवाड़ का, मतलब मेवाड़ का राजा था। दिल्ली पे कौन रूल कर रहा था? इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसे सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इब्राहिम लोदी सुल्तान ऑफ दिल्ली था, उस टाइम सुल्तान था। सुल्तान मुस्लिम्स कहते हैं, मतलब यही होता है रूलर, किंग। उस टाइम का राजा कौन था? सुल्तान कौन था वहाँ का दिल्ली का? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा जो मेवाड़ का राजा था, और जो दौलत खान लोदी जो गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर को इनवाइट किया इंडिया पर अटैक करने के लिए। उसने इन दोनों ने मिलकर किसे बुलाया? बाबर को। अब ये लोग क्यों बुला रहे थे? इन लोगों की ये प्लानिंग थी कि बाबर आएगा, बाबर पावरफुल राजा है, और सोच रहे थे बाबर के पास अच्छी खासी फोर्स है, ट्रेन फोर्स है, वेल ट्रेंड फोर्स है, अच्छे से ट्रेंड है उसके सोल्जर, ठीक है, और वो आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, चला जाएगा, और फिर हम लोग हुकूमत कर लेंगे। इन लोगों की ये प्लानिंग थी। मगर फिर क्या हुआ? ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर्स आर्मी मेट इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल आपने सुनी होगी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसकी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। बाबर आर्मी मेट इब्राहिम लोदी। उस ज़माने में बाबर की आर्मी आई, इब्राहिम लोदी की आर्मी से मिली, लड़ाई हुई। बाबर वॉज विक्टोरियस बिकॉज हिज आर्मी वॉज वेल ट्रेन एंड डिसिप्लिन एज़ कम्पेयर टू लोदीज आर्मी। लोदी के आर्मी के कंपैरिजन में बाबर की आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, काफ़ी अच्छी ट्रेंड आर्मी थी। इस वजह से बाबर वहाँ पर जीत गया और लोदी जो इब्राहिम लोदी थे वो हार गए। द विक्ट्री वॉज ऑल्सो ड्यू टू द एबल स्टेट्समैनशिप ऑफ बाबर एंड द यूज़ ऑफ आर्टिलरी। और ये जो कहते हैं कि जो सिर्फ इस वजह से बाबर नहीं जीता, बाबर इस वजह से भी जीता क्योंकि एक तो यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही थी। कैसी पॉलिटिक्स? जो इंडिया के दूसरे रूलर थे वो सब मिल गए थे बाबर से, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो राणा सांगा था मेवाड़ का, ये भी बाबर का साथ दे रहा था, और ये जो थे गवर्नर पंजाब के, क्या नाम था इनका? दौलत खान लोदी, ये भी इन्हें साथ दे रहे थे। मतलब लोदी डायनेस्टी के थे ये भी, दौलत खान लोदी और ये इब्राहिम लोदी, ये लोदी थे दोनों। उसके बावजूद इन्होंने बाबर को इनवाइट किया और बुलाया और उससे मरवा दिया। यहाँ पर एक तरह की स्टेटमेंटशिप चल रही थी, मतलब पॉलिटिक्स चल रही थी, एक पॉलिसी इन्हें मिल गई थी, आराम से पॉलिटिक्स खेली जा रही थी और राजा आराम से हरा दिया गया। और आर्टिलरी मतलब ये राजा जो बाबर था, बाबर अपनी तोपें लेके आया था। तोप आपने सुनी होगी, तोपें, जिसमें एक बड़ी सी बॉल निकलती है और काफ़ी धमाका होता है, ठीक है। तो वो तोपों का इस्तेमाल करके बाबर के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट थे लड़ने के लिए, अच्छी खासी औजार थे, अच्छे खासे तलवारें थीं, घोड़े थे तेज़ रफ्तार वाले। और यहाँ पर क्या होता था, इंडियन आर्मी के पास क्या होता था, जो मतलब पहले से यहाँ पर इंडिया के राजा थे वो हाथियों पर लड़ते थे ज़्यादातर, ठीक है, हाथियों पर लड़ते थे, उनकी स्पीड बहुत कम होती थी, जिस वजह से ये भी एक कारण बता हारने का उनका। तो बाबर आया, उसने अपनी तोपों का इस्तेमाल करके, और ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, इन पॉलिटिक्स की वजह से इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर यहाँ का रूलर बन गया। फिर बैटल ऑफ खन्नाओ एंड घाघरा। बाबर हैड टू फेस 2 अदर एनिमीज़ इन नॉर्थ इंडिया, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल। अब बाबर ने इसे हराया इब्राहिम लोदी को, उसके बाद बाबर को 2 दूसरे एनिमीज़ जो नॉर्थ इंडिया के थे,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस साइड के नॉर्थ साउथ के जो इंडिया के 2 और दुश्मन थे राजा इसके बाबर के, उससे लड़ाई हुई बाबर की, ठीक है। इससे 2 और लड़ाइयाँ झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी। उसमें कौन था, एक राणा सांगा था जो मेवाड़ का था। कौन राणा सांगा, यही राणा सांगा, यहाँ पर मैंने जो बताया था राणा सांगा जिसने मेवाड़ का राजा था, जिसने बाबर को पहले बुलाया था कि आए और इब्राहिम लोदी को हरा दे। अब राणा सांगा तो भाई नाराज़ होंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राजा बाबर आएगा हरा के चला जाएगा, मगर बाबर तो गए नहीं, बाबर तो यहीं रुक गए। तो राणा सांगा सोच रहे थे अब तो मेरी प्लानिंग ख़राब हो गई, तो इनकी लड़ाई हुई राणा सांगा की फिर इनसे, बाबर से। एंड द अफ़गान चीफ ऑफ बंगाल, और एक अफ़गान के चीफ थे, मतलब अफ़गान चीफ थे बंगाल से, मतलब ये थे तो अफ़गान के, मगर ये थे कहाँ पर उस टाइम, बंगाल में, ठीक है। इन दोनों से लड़ाई हुई इन 1527 AD एट द बैटल ऑफ खनाउ। बैटल ऑफ खनाउ के नाम से जाना जाता है। 1527 में राणा सांगा वॉज डिफीटेड एंड इन 1528 AD एट द बैटल ऑफ घाघरा द अफगान्स वर डिफीटेड। पहले तो 1527 AD में खनाउ की लड़ाई में, बैटल ऑफ खनाउ की लड़ाई में राणा सांगा को हराया बाबर ने। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ घाघरा में अफ़गान का जो रूलर था उसे हराया, ठीक है, अफ़गान चीफ जो था उसे हराया। दीज 2 विक्टोरियस इनेबल्ड बाबर टू स्टेब्लिश हिज पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड बिहार। अब ये इन दोनों पावरफुल रूलर को हराते ही बाबर के पास इतनी पावर आ गई कि उन्होंने दिल्ली से आगरा और बिहार तक अपनी हुकूमत फैला दी। अब मुश्किल से इन्होंने 3-4 साल रूल किया है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ना, 1526 से 1530 तक। 1526 में आए, 5 बार अटैक किया, मतलब 1526 में आए और यहाँ पर 21 अप्रैल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पहले इब्राहिम लोदी को हराया। फिर 1527 में किसे हराया, राणा सांगा को। फिर 1528 में किसे हराया, घाघरा के जो बैटल ऑफ घाघरा में किसे हराया, अफ़गान जो चीफ था उसे हराया। मतलब लगातार हर साल ये जीतते ही जा रहे हैं। तो इन दोनों राजा को हराने के बाद, मतलब ये बैटल ऑफ खनाउ और बैटल ऑफ घाघरा के बाद तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, हर कोई इनसे डरने लगा। लगातार 3 साल से जीतते हुए आ रहे थे और इतने बड़े से बड़े राजाओं को हराते हुए आ रहे थे। उसके बाद पेज नंबर 26 ओपन करिए। एंड ऑफ बाबर रूल। अब बाबर का रूल कब एंड हुआ, उसकी ख़ात्मा कैसे हुआ, ठीक है। बाबर वॉज अ वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये कहा जाता है कि बाबर बहुत ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सन था, काफ़ी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग आदमी था। ही इज़ नोन फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी, और बाबर को उसकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इन 1530 AD बाबर फेल इल एंड डाइड एट द एज ऑफ 48। फिर 1530 में बाबर बीमार हो गए और फिर उन्हें क्या हुआ, 48 की उम्र में, यानी 48 की उम्र में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से। मतलब बीमार हो गए थे, उसके बाद कमज़ोर हो गए थे, उस वजह से नेचुरल डेथ हुई थी, किसी ने इन्हें मारा नहीं था। फिर आया कमरान, अस्कारी, हिंदल और हुमायूं वर 4 सन्स ऑफ बाबर। ये 4 जो कामरान, अस्कारी, हिंदल और हुमायूं, ये 4 बेटे थे किसके, बाबर के। अमंग देम हुमायूं वॉज पॉपुलर एंड ही सक्सेडेड बाबर। इन चारों में से हुमायूं जो था, मतलब थे बेटे कितने, 4, एक कामरान, अस्कारी, हिंदल और हुमायूं। तो हुमायूं जो था वो ज़्यादा फेमस था, ज़्यादा पॉपुलर था, लोग बाग ज़्यादा उसे ही जानते थे, मतलब ज़्यादा बहादुर भी था इनमें से, और उसे ही राजा बना दिया गया बाबर के बाद। हुमायूं कब से कब तक रहा बाबर, मतलब राजा बाबर के बाद। बाबर की जब डेथ हो गई तो 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं राजा रहे, यानी 10 साल तक ये राजा रहे। हुमायूं वॉज द सेकंड मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के दूसरे मुगल एम्परर थे हुमायूं। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1530 AD। इन्हें थ्रोन यानी राजगद्दी जो थी, इन्हें राजा कब बनाया गया, 1530 में। हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर एंड इक्वल। इनहेरिटेंस मतलब जो विरासत थी इनकी, जो इनके हुकूमत में जो भी चीज़ जगह आई थी, जितना भी एरिया इनकी हुकूमत में आया था, इनहेरिटेंस में आया था, उसे इन्होंने अपने पिता के, अपने फादर के, अपने पापा के अकॉर्डिंग अपने चारों भाइयों में, मतलब अपने तीनों भाइयों में बांट दिया बराबर। मतलब हुमायूं तो अकेले राजा बन चुके थे, अगर वो चाहते तो अपने तीनों भाइयों को कुछ ना देते, मगर अपने तीनों भाइयों को जितना हिस्सा उन्होंने खुद लिया उतना ही हिस्सा उन्हें दिया, तीनों को राजा बनाया। द प्रोविंसेस अमंग हिज ब्रदर। प्रोविंसेस जितना भी उनके एरिया में जितनी भी हुकूमत में आ रहा था वो सब अपने चारों भाइयों, मतलब आपस में चारों ने बांट लिया, हुमायूं ने तीनों को दे दिया। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर, मतलब एम्बिशन कहते हैं डिज़ायर, उनके भाई की ये डिज़ायर, ये चाह मिर्ज़ा कामरान की वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट। जो उनके भाई की जो चाह थी, उनके चाहत की वजह से मिर्ज़ा कामरान जो थे उनके भाई, उनकी वजह से क्या हुआ, हुमायूंस को थोड़ा वीक होना पड़ा,
कॉज अगेंस्ट अफ़गान कंपिटिटर, किसके खिलाफ? जो अफ़गान थे वो अब भी इन लोगों से compete कर रहे थे, इनके खिलाफ थे, और जो हुमायूं के भाई थे मिर्ज़ा कामरान, उनकी वजह से थोड़ा इनका वीक हो गए, ये थोड़ा कमज़ोर हो गए, ठीक है, थोड़ा दब गए थे। किसकी वजह से? मिर्ज़ा कामरान की वजह से। ही वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी एट चौसा इन 1529। फिर बैटल ऑफ चौसा में 1529 AD में शेर शाह सूरी आए, उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। एंड एट कन्नौज इन 1540, और कन्नौज में लड़ाई हुई फिर दोबारा 1540 में फिर हारे ये। विच फोर्स हिम टू फ्लू द ईरान, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, हुमायूं 2 बार हार चुके थे, एक बैटल ऑफ चौसा 1529 में, फिर यहाँ पर हुई कन्नौज में बैटल ऑफ कन्नौज, मतलब कन्नौज में जगह थी वहाँ पर 1540 में इन्होंने दोबारा अटैक किया हुमायूं ने, ये फिर हार गए शेरशाह सूरी से, ठीक है। और शेरशाह सूरी कहाँ के थे? अफ़गान के थे, ठीक है, ये जो है। और ये मिर्ज़ा कामरान जो थे, इनकी वजह से ये वीक हुए थे हुमायूं, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी यहाँ पर आए, इन्होंने अटैक किया, और 2 बार फिर दोबारा हुमायूं ने एक बार फिर से 1540 में लड़ाई करी, इनसे फिर हार गए। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, इन्हें ईरान भागना पड़ा। अब ये ईरान भाग गए हुमायूं। ही रिसीव द हेल्प फ्रॉम सफ़ाविद शाह टू कैप्चर दिल्ली। अब जो वहाँ पर सफ़ाविद शाह थे, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए इन्होंने उनकी मदद ली। 1555 AD में ही डाइड इन द सेम ईयर। 1555 AD में ये आए हुमायूं, सफ़ाविद शाह जो थे उनके साथ, उनकी आर्मी के साथ, कहाँ से? ईरान से सफ़ाविद शाह जो वहाँ का रूलर था, वहाँ का जो सुल्तान था, वहाँ से उसकी ये कहते हैं इतनी पावरफुल आर्मी थी, उसकी आर्मी के साथ आए यहाँ पर 1555 AD में दिल्ली पे जो शेरशाह सूरी राज कर रहा था, हुमायूं को हटाकर इन्होंने फिर से उसे हराया, और 1555 में हरा के उसी ईयर में, उसी साल में इनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर एक मैप है, ये देखिए, ये एक्सपेंशन अंडर शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के ज़माने में सिर्फ इन्होंने इतना कैप्चर किया था, इतने हुकूमत की थी, और सिर्फ अकेले अकबर के ज़माने में इतनी हुकूमत हो गई थी। ये तो शाहजहाँ और औरंगज़ेब कर ही गए थे, और अकबर के ज़माने में सोचिए इतनी ज़्यादा हुकूमत, अकबर ने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया था। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 27, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। शेर शाह वॉज द सन ऑफ जागीरदार एट सासाराम इन बिहार। सासाराम जगह है बिहार में, वहाँ पर जागीरदार थे एक, उनके बेटे थे शेर शाह। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। शेर शाह का असली नाम, रियल नेम था फरीद खान, बाद में शेर शाह के नाम से जाने लगे। क्यों जाने लगे? ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड अ लॉइन। इन्होंने एक बार एक लॉइन को, एक शेर को मारा था, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया शेर शाह, ठीक है। ही लेफ्ट हिज हाउस सिंस ही क्वेरल विद हिज स्टेप मदर। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जो इनकी स्टेप मदर थी, मतलब ये कह सकते हैं जो सौतेली माँ थी, दूसरी बीवी थी इनके पापा की, इनके फादर की, उनकी वजह से, उनसे झगड़ा होने की वजह से इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही जॉइन द बिहार रूलर एंड बिकेम हिज रीजेंट। और ये क्या हुए, फिर वहाँ से अपनी मदर को छोड़ के, अपनी स्टेप मदर को छोड़ के, उनसे झगड़ा होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया, और बिहार का एक रूलर था उसके साथ जुड़ गए। सिंस द बिहार रूलर वॉज अ माइनर, और जो बिहार का रूलर था, राजा था, वो बहुत छोटा था, मतलब हाइट में छोटा नहीं, मतलब इतना पावरफुल नहीं था, कमज़ोर था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी एम्बिशियस मैन। और ये शेरशाह जो था, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एम्बिशियस, ताकतवर आदमी था। अब विद इन अ फ्यू ईयर ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड बिकेम द रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सूरी डायनेस्टी। फिर क्या हुआ, बिहार में ये वैसे ही बहुत कमज़ोर आदमी था, मतलब जो रूलर था पहले यहाँ का बिहार का, वो बहुत कमज़ोर था। और ये जो शेर शाह थे, ये बहुत अक्लमंद थे। इन्होंने अपनी आर्मी तैयार की वहाँ पर, और आर्मी तैयार करके वहाँ पर अपनी क्या की, हुकूमत लागू कर दी, ठीक है। वहाँ पर अपनी फाउंडेशन दे दी, और उस किस नाम से? सूरी डायनेस्टी की। सूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया था है, जब आप एंट्रेंस देंगे 11th का 9th इसमें, तो एमयू में तब आता है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी एम्बिशियस मैन। विद इन अ फ्यू ईयर ही रेज एन आर्मी एंड बिकेम द रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सूरी डायनेस्टी। और इन्होंने अपनी अक्लमंदी से, सूझबूझ से अपनी आर्मी तैयार की, और उसके साथ ही आर्मी तैयार करते ही इन्होंने वहाँ पर अपनी सूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन दे दी, और वहाँ के
राजा बन गए। ही कॉन्कर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरीज एंड एनेक्स पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इन्होंने काफ़ी टेरिटरीज को कॉन्कर्ड कर लिया, मतलब काबू में कर लिया, कब्जे में कर लिया, और अपनी जगह को बढ़ाते गए। एनेक्स मतलब फैलाना, अपनी राजधानी को फैलाने लगे, मतलब जहाँ पर इनकी हुकूमत थी उसे फैलाने लगे। पंजाब, फिर सिंध, फिर मुल्तान, फिर ग्वालियर, मालवा और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन जगहों पर इन्होंने हुकूमत अपनी फैला दी थी। यहाँ इनके राज हो चुका था। ही बिल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड इंक्लूडिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड। आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड। दो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज डेवलप बाई या मेड बाई, तो किसने बनवाया था? किसने? शेरशाह सूरी ने। और इन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड बनाए थे। रोड का काम इन्होंने बहुत किया, जिसमें से एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो बहुत काफ़ी बेहतर रोड है, काफ़ी माना जाना इसका नाम है, तो इन्होंने ही बनवाया था ये। ही रिफॉर्म द सिविल, मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने सिविल, मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया था, दोबारा बनाया। शेरशाह वॉज अ सेकुलर रूलर। ये एक सेकुलर रूलर थे। ये एक सेकुलर रूलर थे। सेकुलर कहते हैं नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस, मतलब अब ये क्या हो रहा था पहले ज़माने में, कोई रूलर है, कोई मुस्लिम रूलर आया, वो क्या कर रहा है? सिर्फ मुसलमानों को साथ दे रहा है, हिंदुओं को दबा रहा है, क्रिश्चियंस को दबा रहा है, ठीक है, जैन को दबा रहा है, बुद्धिस्ट को दबा रहा है, उन लोगों को मार रहा है, ऐसा नहीं था। तो ये जो शेरशाह सूरी थे, ये एक सेकुलर रूलर थे। ये ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मज़हब के हिसाब से नहीं सोच रहे थे, ये कनेक्टेड नहीं थे विद रिलीजियस, ठीक है, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस। सेकुलर मतलब नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस, जो कि रिलीजियस से कनेक्टेड ना हो, मज़हब से कनेक्टेड ना हो। ऐसे राजा नहीं थे ये कि मैं मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम की मदद करूँगा, ठीक है। ये हर किसी को बराबर अपनी जनता की तरह मानते थे और सबको इक्वल राइट्स देते थे। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द फोर रनर ऑफ अकबर, और इन्हें अकबर का फोर रनर कहा जाता है। फोर रनर मतलब पूर्वज। ये कहा जाता है कि ये अकबर के पूर्वज हैं, मतलब कहा जाता है, इसलिए में है नहीं। क्यों? क्योंकि हुमायूं के बाद, मतलब हुमायूं से पहले इन्होंने अटैक किया था और ये जीत भी गए थे। फिर हुमायूं जब आए, हुमायूं ने इन्हें हराया, ठीक है, शेरशाह सूरी को हराते ही फिर वो मर गए। तो एक तरह से ये कहा जाता है अकबर के पहले ये राजा थे, ठीक है, क्योंकि हराते ही तो इनकी डेथ हो गई थी 1545 में। ही डाइड इन 1545, 1545 में ये मर गए, ठीक है। एंड वॉज बरीड एट सासाराम, और सासाराम जो जगह है वहाँ पर इन्हें दफना दिया गया। ये शेरशाह टॉम्ब है सासाराम में, बिहार में ये जगह है, ऐसी शेरशाह टॉम्ब के नाम से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ग्रेट किंग ऑफ मुगल, 1556 से 1605। अब देखिए इन्होंने कब से राज किया? 1556 से लेके 1605, ठीक है। 46 इधर ईयर हो गए और 5 साल इधर हो गए, 51 ईयर, 51 साल करीब इन्होंने पूरी हुकूमत की थी अकेले। हुमायूं वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं जो थे वो सक्सीडेड थे इनके सन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद, ठीक है। हुमायूं जो थे उसके बाद कौन आया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आए, सक्सीड किया इन्हें। किसने सक्सीड किया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 में, 1556 में। एट द एज ऑफ 13 ईयर, ये कितने साल के थे जब राजा बने? 13 साल के। व्हेन ही असेंड द थ्रोन, जब इन्हें राजा बनाया गया ये 13 साल के थे। ही वॉज अ ग्रेट रूलर हु टुक वेरियस स्टेप टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। ये एक बहुत बड़े रूलर थे। कंसोलिडेट मतलब मेक फिजिकली स्ट्रांग और मोर सॉलिड, मतलब कुछ ऐसा काम करना जिसके हिसाब से अपनी आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना और अपने आप को सॉलिड बनाना, मतलब पावरफुल बनाना, ठीक है। ये मैं ऐसे अंडरलाइन कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर मीनिंग लिख सकते हैं, ये सब मीनिंग याद होने चाहिए। ये इतने बड़े रूलर थे, इन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से अपनी एम्पायर को, अपना जो हुकूमत थी उससे ये पावरफुल बना सकें। इन्होंने ऐसे काफ़ी स्टेप्स लिए। ही फाउंडेड एन एम्पायर दैट वाज अ ट्रूली सेकुलर इन कैरेक्टर। इन्होंने एक ऐसी एम्पायर फाउंड की जो कि एक ट्रूली सेकुलर थी कैरेक्टर में, मतलब मज़हब के तौर तरीक़ों पर नहीं चलती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि ये मुस्लिम थे तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही मानते हों और जो बाकी जनता है अलग मज़हब की उन्हें ना मानते हों। तो ये एक सेकुलर रूलर थे ये भी। इन्होंने किसी ऐसे मज़हब के नाम पर किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स दिए। अकबर्स एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अब अकबर के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एम्पायर, इनके एक्सपेंशन कैसे हुआ। फर्स्ट, बीइंग अ ग्रेट वॉरियर एंड कॉन्करर, अकबर एक्सटेंडेड हिज बाउंड्रीज बाय कॉन्करिंग गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड मैनी अदर स्टेट। ये कह रहे हैं एक तो ये बड़े राजा थे ही और कॉन्करर थे, बहुत बड़े अटैकर थे और कॉन्करर थे। अकबर ने अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ फैलाई, कहाँ इन्होंने अपनी हुकूमत फैलाई? गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड मैनी अदर स्टेट, और काफ़ी दूसरे स्टेट्स में अपना इन्होंने हुकूमत कर ली।
सेकेंड, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो की। एंड इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत इन पर्टिकुलर एंड हिंदूज इन जनरल, और पर्टिकुलरली इन्होंने राजपूत के साथ अच्छी खासी फ्रेंडली दोस्त वाली फीलिंग, दोस्त वाली रिलेशनशिप इन्होंने बना ली, इस्टेब्लिश कर ली, और हिंदूज़ के साथ भी जनरली। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ साउंड फुटिंग एंड टुक वेरियस स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को साउंड फुटिंग पे, मतलब गुड पोजीशन पे पहुंचाया, अच्छी पोजीशन दी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, काफ़ी बेहतर किया इन्होंने, और काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जिससे अपने सब्जेक्ट को, हिज सब्जेक्ट को वेलफेयर कर पाए, जो इनका काम था, इनकी जो प्रजा थी, उन सबको बेहतर बना पाए। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, अब इनके ज़माने के आर्ट और कल्चर में देखते हैं। अकबर इज़ नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, अकबर जो है अपने आर्ट के पैट्रोनेज के लिए जाने जाते हैं, मतलब अकबर के ज़माने में जो आर्ट है उसे बहुत सपोर्ट मिला, इन्होंने काफ़ी ऐसे मोनूमेंट्स और काफ़ी ऐसे आर्ट्स बनाई जैसे आज तक हम जानते हैं। लिटरेचर और बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो भी ये बहुत ज़्यादा आगे हैं। हिज कोर्ट वॉज एडॉन बाई 9 जेम्स, इनका जो कोर्ट था, जो इनका किला था, वो ये कहा जाता है कि वो 9 रत्न के नाम से जाना जाता है, 9 जेम्स के नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है, उससे सजा हुआ था। अब ये 9 रत्न थे कौन? ये 9 आदमी थे। हु वर हाईली क्वालिफाइड एंड डिस्टिंग्विश इन वेरियस फील्ड, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, समझदार और अलग अलग फील्ड में काबिल इंसान थे। पहले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल वॉज अ हिस्टोरियन हु रोट अकबरनामा एंड आयना अकबरी विच डील विद रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द एम्पायर। अबुल फजल पहले थे, ये कौन थे? ये एक हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री लिखते थे। इन्होंने अकबरनामा लिखा और आयनाए अकबरी लिखा, जिसमें अकबर की डील, मतलब रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पूरा बताया आयना अकबरी में कि अकबर किस तरह का रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के ज़माने में। तो ये अकबर की आयना अकबरी और अकबरनामा में अकबर के बारे में पूरी बायोग्राफी लिखी है इनके बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में, उनके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में ये सब लिखते थे। अकबर के मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में किसने लिखा? अबुल फजल। फैज़ी वॉज अ पोइट हु ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज। फैज़ी कौन थे? एक पोइट थे, ठीक है, कवि थे एक। इन्होंने रामायण को और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जिससे कि ये पढ़ सकें। फिर आए अब्दुर्रहीम खान फर्स्ट खाना। अब्दुर्रहीम खान फर्स्ट खाना कौन थे? ये रॉट लॉट ऑफ पोएम्स एंड दोहाज इन हिंदी, इन्होंने काफ़ी पोएम और दोहा लिखे हिंदी में। मान सिंह ये इनके जनरल थे। बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट कहते हैं सूझबूझ, बुद्धि। बीरबल इनके जो थे, ये सब इनके मेंबर थे, 9 मेंबर थे इनके, ठीक है, इनके कोर्ट में 9 ऐसे मेन मेंबर थे। बीरबल जो थे वो अपनी बुद्धि के लिए, अपनी अक्लमंदी के लिए जाने जाते हैं। तानसेन का नाम सुना होगा आपने। तानसेन वॉज अ क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर, ये एक क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर थे, गायक थे। हिज राग दरबारी वॉज इन ऑनर ऑफ द किंग, और इनकी राग दरबारी जो होती थी वो किस लिए करते थे? ये राजा की ऑनर के लिए, राजा की इज्जत के लिए, ठीक है, उन्हें खुश करने के लिए। फिर भगवान दास कौन थे? मिलिट्री कमांडर थे। एंड मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये कौन थे? वर अदर 2 जेम्स ऑफ अकबर, ये 2 अलग और थे जो जेम्स अकबर के जेम्स में आए जाते हैं, माने जाते हैं, मतलब आते हैं, मतलब 9 रत्नों में ये भी थे। देयर वर 2 फेमस पेंटर इन हिज कोर्ट बाई नेम बसावा एंड दशवंत, इनके कोर्ट में 2 मशहूर पेंटर थे जिनका नाम है बसावा और दशवंत, ठीक है। अकबर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, इन्होंने फतेहपुर सीकरी में नई कैपिटल बनाई। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सलीम चिश्ती, जहाँ पर किसकी बर्थ प्लेस है, मतलब कहाँ पर, वहाँ पर कौन पैदा हुए थे? सलीम चिश्ती। अकबर हैड अ सेकुलर आउटलुक, इनका एक सेकुलर आउटलुक था, मतलब मज़हब के तौर पर नहीं देखते थे लोगों को, सबको बराबर मानते थे। ही इन्वाइटेड स्कॉलर्स फ्राम ऑल रिलीजन्स फॉर डिस्कशन इन द इबादत खाना, इन्होंने अलग अलग रिलीजन से स्कॉलर्स को बुलाया। स्कॉलर कहते हैं जो कि रिलीजन से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, विद्वान जो होते हैं उन्हें कहा जाता है स्कॉलर्स। स्कॉलर कहते हैं विद्वान, ठीक है, अक्लमंद लोगों को, अलग अलग मज़हब के अक्लमंद लोगों को बुलाया जो अपने मज़हब के बारे में जानते हों। और इबादत खाना नाम का एक जगह थी, एक इबादत खाना बनाया था, हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर हर अलग अलग मज़हब के लोग आते थे और इबादत करते थे। मुस्लिम भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, हिंदूज़ भी आ रहे हैं, सब अपनी अपनी इबादत करके जा रहे हैं। वेयर व्यूज़ वर एक्सचेंज फ्रीली, जहाँ और वहाँ पर जो नॉलेजेबल लोग होते थे वो आते थे, अपने अपने मज़हब के बारे में एक दूसरे को बताया करते थे, नॉलेज देते थे। ही एबोलिश जजिया, इन्होंने जजिया टैक्स हटाया। अब पिलग्रिमेज टैक्स, इसमें जजिया टैक्स में क्या था? जो इनसे पहले रूलर थे
उन्होंने जजिया टैक्स लगा रहा था। जजिया टैक्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर ही टैक्स लगा हुआ था। जो हिंदूज रूलर थे, मतलब हिंदू जो लोग थे, उनसे ही टैक्स लिया जा रहा था, बाकी किसी मज़हब से टैक्स नहीं लिया जा रहा था। तो ये आए, इन्होंने जजिया टैक्स हटाया और सबको बराबर का टैक्स दिया। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम है तो ये टैक्स नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जजिया टैक्स हटाया और सबको बराबर का टैक्स कर दिया। इन 1582 AD ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। इन्होंने 1582 में 1582 में एक नया रिलीजन, एक मज़हब बनाया जिसका नाम रखा दीन इलाही और डिवाइन फेथ, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर रिलीजन। ये एक मज़हब बनाना चाह रहे थे दीन इलाही का नाम से, और इन्होंने शुरू भी किया था। ये इसमें ये चाह रहे थे कि अगर मैं दीन इलाही नाम का एक मज़हब बनाऊंगा, उसमें ना ही मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ये सब नहीं चलेगा। बस क्या चलेगा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन जो भी हैं, सबकी अच्छी अच्छी बातों को, सबके अच्छे अच्छे पॉइंट को मिलाकर ना एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और मैं उस मज़हब का नाम दूंगा दीन इलाही, और उसे सब फॉलो करेंगे। जैसे हिंदू रिलीजन से कुछ अच्छी बातें उन्हें रख लिया, मुस्लिम रिलीजन से कुछ अच्छी बातें उन्हें रख लिया, क्रिश्चियनिटी की कुछ अच्छी बातें उन्हें रख लिया, सारी अच्छी बातों को इकट्ठा करके एक नया मज़हब बनाना चाह रहे थे दीन इलाही नाम का। फिर आते हैं अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अकबर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या क्या थी। अकबर इंट्रोड्यूस मैनी सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अकबर ने काफ़ी सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाए, इंट्रोड्यूस किए। ही ड्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप द मुग़ल एम्पायर, सेटअप ऑफ द मुग़ल एम्पायर। जो मुग़ल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इन्होंने काफ़ी हद तक इसे खींचा, काफ़ी हद तक इसे बेहतर किया। ऑल पावर्स वर वेस्टेड इन द एम्परर, और जो सारी पावर होती थी वो किसके पास होती थी, जो राजा के पास। द मुग़ल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। जो मुग़ल एम्पायर था, इन्होंने उसे डिवाइड कर रखा था सूबाज में, मतलब कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जिसका नाम दिया इन्होंने सूबाज। ठीक है, सूबाज वर गवर्न बाई सूबेदार, और हर सूबा में, हर एरिया में, मतलब जो सूबा था, हर सूबा में एक गवर्नर बना दिया गया एक तरह का, उसे क्या नाम दिया, सूबेदार। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविंस में, हर प्रोविंसेस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसे दीवान नाम बताया गया, जिसे दीवान नाम से जाना जाता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस द सूबेदार वॉज असिस्टेड बाई अदर ऑफिसर सच एज द मिलिट्री पे मास्टर। और शांति और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रोविंसेस में जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया और किसकी मदद ली, उन्हें मतलब किसकी तरफ से साथ मिला, जो मिलिट्री प्राइम मास्टर थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इनकी तरफ से भी इन्हें साथ मिला। ठीक है, इन्हें भी मदद मिली, किसे, सूबेदार जो थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, बख्शी, भक्शी क्या जाता है, बख्शी। ठीक है, बख्शी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनोज सदर, जो मिनिस्टर इन चार्ज थे रिलीजियस के और जो चैरिटेबल पेट्रोनेज थे, उन्हें क्या कहा गया, सदर। मिलिट्री कमांडर को क्या कहा गया, फौजदार। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, जो टाउन पुलिस कमांडर थे, उन्हें क्या कहा गया, कोतवाल। ये अलग अलग पोस्ट थी जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था उस ज़माने में। जहांगीर, इसके बाद आए जहांगीर। इन्होंने 1605 से 1627 यानी सिर्फ और सिर्फ 22 साल तक हुकूमत की। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर हिज सन सलीम, नेम आफ्टर सलीम चिश्ती। अकबर के डेथ के बाद जो इनके बेटे सलीम थे, जिनका नाम सलीम चिश्ती के बाद, मतलब जो साधु सलीम चिश्ती थे, संत जो थे, उनके बाद इन्होंने अपने बेटे का नाम अकबर ने सलीम रख दिया। इन्होंने फिर जो सलीम थे, इन्होंने ही अकबर के बाद यहाँ की गद्दी संभाली और जहांगीर के नाम के साथ इन्होंने अपने यहाँ पर हुकूमत करना शुरू कर दी। सलीम तो नाम था, मगर इन्होंने जहांगीर नाम के साथ इन्होंने यहाँ पर हुकूमत करना शुरू की। ही ऑल्सो स्टार्टेड अनेक्सिंग टेरिटरीज लाइक हिज फादर बाई वॉर एंड मैट्रीमोनियल पॉलिसीज़। और इन्होंने भी अपने फादर की तरह काफ़ी मैट्रीमोनियल और जंगों के साथ, इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ अपनी टेरिटरीज़ को फैलाना शुरू कर दिया, एनेक्स करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि इनके फादर अकबर थे, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को यूज़ करके, अपनी ताकत को यूज़ करके दूसरे जगह पर अटैक किया और वहाँ पर हुकूमत की और वहाँ की जगह को कॉन्कर किया, काबू में, कब्ज़े में किया। इसी तरह से इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो हैड अ सेंस ऑफ जस्टिस, इनके पास भी यही सेंस था जस्टिस का, मतलब हर किसी को जस्टिस मिलेगी, ठीक है, न्याय मिलेगा। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चेन ऑफ जस्टिस विथ 60 बेल।
और ये कहा जाता है इनके पास एक चेन थी जस्टिस की जिसमें 60 घंटियाँ लगी थी। एनीवन कुड रिंग द बेल एंड सीक जस्टिस, और ये घंटी इनके दरबार से लेकर बिल्कुल इनके किले के बाहर लगी हुई थी। क्यों, क्या होता था, कभी कभी कोई बाहर का आदमी इनसे मदद लेना मतलब इनके गांव का, इनके प्रजा का आदमी मदद लेने आता था, तो जो गेट कीपर होते हैं वो नहीं आने देते हैं। तो इन्होंने अपने जहाँ पर ये आराम करते थे, आरामगाह से लेकर अपने किले से लेकर पूरा बिल्कुल गेट तक एक घंटी बांधी। मतलब उसमें कितनी घंटी थी, 60 घंटी थी। एक चेन बांधी बड़ी सी मोटी सी, उसमें 60 घंटियाँ लगाई, और वो घंटी लास्ट में जाके बिल्कुल एंड में गेट में कनेक्ट कर दी, और वहाँ पर कोई भी आ सकता था। और उस घंटी को वहाँ जब बजाता था वो 60 की 60 बेल्स बजना शुरू होती थी, जिससे राजा को पता चलता था जहांगीर को कि कोई मुझसे मदद लेने आया है, और फिर वो जाकर उन्हें हेल्प करते थे। ही लेट द फाउंडेशन फॉर द शालीमार गार्डन इन कश्मीर, जो शालीमार गार्डन कश्मीर में है उसकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी, बुनियाद इन्होंने रखी। एंड कम्प्लीटेड द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा, और जो अकबर का किला है सिकंदरा में उसे इन्होंने पूरा करवाया। जहांगीर had to face a lot of problem after he came to throne, such as his son खुसरो revolted against him। जहांगीर को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आफ्टर ही केम टू थ्रोन, जब इन्होंने अपनी गद्दी को संभाला तो जहांगीर को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। क्यों? बिकॉज सच एज हिज सन खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, इनका जो बेटा खुसरू था, खुसरू ने ही इनके खिलाफ लड़ाई कर दी थी। ठीक है, इसके खिलाफ हो गया था, जहांगीर के खिलाफ। जिनका जो बेटा खुसरू था वही इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा था। सिंस गुरु अर्जुन देव वॉज एग्जीक्यूटेड द सिक्स बिकेम हिज एनिमीज़, तो जो गुरु अर्जुन देव थे वो बहुत एग्जीक्यूटेड थे उस टाइम। तो इससे क्या हुआ, द सिख बिकेम हिज एनिमीज, जो सिख थे वो इनके दुश्मन हो गए। ही लॉस खंदर एंड अहमदानगर एट डेक्कन, और इन्होंने खंदर जो जगह थी, अहमदानगर जो जगह थी डेक्कन में, वो भी इन्होंने गंवा दी, लॉस्ट हो गई, इनके हाथ से चली गई। जहांगीर मैरिड मेहरुन्निसा, फिर जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। द डॉटर ऑफ मिर्ज़ा गियास बेग, ये किसकी बेटी थी, मिर्ज़ा गियास बेग की। हु वॉज अ नोबल ऑफ अकबर, जो कि अकबर के कोर्ट के जो नोबल थे मिर्ज़ा गियास, मैंने अभी नाम बताया था, मिर्ज़ा गियास जो थे वो अकबर के कोर्ट के 9 रत्न में से थे। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द नोबल पर्सन फ्रॉम अकबर कोर्ट्स इन 1611 AD। कब की थी इन्होंने शादी, 1611 में। एंड गेव हर द टाइटल नूरजहाँ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और उनका नाम क्या था, मेहरुन्निसा नाम था। बाद में उनका नाम इन्होंने बना दिया मेहरुन्निसा। इनका खुद का नाम सलीम था और जहांगीर नाम इन्होंने अपना टाइटल दिया, और इनकी वाइफ का नाम मेहरुन्निसा था, जिसे नूरजहाँ के नाम से अब जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की रोशनी। ही स्ट्रक सिल्वर कॉइन बेयरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड द नेम ऑफ द क्वीन, इन्होंने सिल्वर के कॉइन बनाए जिसमें एक साइड इनका खुद का नाम था, दूसरी साइड इनके क्वीन का नाम। नूरजहाँ ऑन द अदर साइड, जिस मतलब एक साइड लिखा था जहांगीर, एक साइड लिखा था नूरजहाँ। फिर उसके बाद शाहजहाँ आए 1627 AD में, और 1627 से लेकर 1658 AD तक ये इन्होंने हुकूमत की। किसने, शाहजहाँ ने। किसके बाद, जहांगीर के बाद। शाहजहाँ बिकेम द रूलर इन 1627, मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। अब जो शाहजहाँ आए 1627 में, इनके अंडर में कैंपेनिंग चल रही थी, शाहजहाँ के अंडर में डेक्कन में कैंपेनिंग चल रही थी। ही फेस रेबेलियन टू ऑफ अफगान नोबल खान जहाँ लोदी, और अफ़गान का जो एक नोबल था खान जहाँ लोदी, उससे इन्हें रेबेलियन, मतलब वो जो रेबेलियन था इनके खिलाफ वो मतलब क्या कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, इनके खिलाफ था, अपोजिशन, एज अपोजिशन था यहाँ पर। हु वॉज डिफीटेड बाई हिम, फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने उसे हरा दिया। ही फेल्ड इन हिज सेंट्रल एशियन कैंपेन, और ये जो हैं सेंट्रल एशियन कैंपेन में फेल हो गए। द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक वॉज अनसक्सेसफुल, और उज़्बेक, मैंने बताया था उज़्बेक जो पहला राजा था जिसने बाबर को, जब बाबर छोटे थे तो 12 साल के, तब उज़्बेक का जो राजा था मंगोल का, वहाँ से आए थे, ग्रुप था, तो उन लोगों ने हटा दिया था। तो इन्होंने क्या किया, शाहजहाँ ने अब कैंपेन किया, बल्क जो जगह है, तो बल्क जगह है एक, ठीक है, वहाँ पर उसे काबू करने की कोशिश की उज़्बेक में, मगर ये अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, उज़्बेक जो थे, मैंने बताया था उज़्बेक दूसरे ग्रुप था मंगोल का, जिन्होंने बल्क पर हुकूमत कर रखी थी उस टाइम। तो बल्क को वापस पाने के लिए, जो कि इनके बाबर, जो इनके ख़ानदान के सबसे पहले राजा थे, मतलब
इसके मुग़ल डायनेस्टी के, जिन्होंने उज़्बेक को दे दी थी अपनी ज़मीन। मतलब जब उज़्बेक आए थे, उज़्बेक ने क्या किया था, वहाँ पर बाबर को हटा दिया था। बाबर छोटे थे, फिर बाबर इधर उधर घूमते रहे, फिर बाद में इन्होंने हुकूमत की थी बाबर ने ऐसे करके। तो हमने वहाँ पर इन्होंने उज़्बेक के जो छीनने की कोशिश की, मगर इसमें ये क्या रहे, नाकाम रहे शाहजहाँ। ठीक है, बल्क जो जगह है ये छीनने की कोशिश की थी, किससे, उज़्बेक से, इसमें ये नाकाम रहे। एंड नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 29 पे, एंड खंदाहर वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद, और जो खंदाहर जगह है ये भी इनके हाथ से निकल गई सफ़ाविद के लिए, सफ़ाविद के पास चली गई। ही लेड वेरियस कैंपेन अगेंस्ट द 3 डेक्कन स्टेट, और इन्होंने काफ़ी डेक्कन, ये जो 3 डेक्कन स्टेट हैं इनके खिलाफ काफ़ी इन्होंने कैंपेनिंग की, काफ़ी लड़ाइयाँ की, मगर इसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर उसके बाद इन 1612 AD शाहजहाँ मैरिड मुमताज़ महल, फिर 1612 में शाहजहाँ ने मुमताज़ महल से शादी कर ली। एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मौजोलियम, या मतलब आप जिसे हम जानते हैं ताजमहल के नाम से, इन्होंने फिर ऑर्डर दिया जिसमें इन्होंने कहा कि ताजमहल बनाने के लिए, द वर्ल्ड फेमस ताजमहल जिसे हम जानते हैं, हिज पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, और इनका पीरियड, शाहजहाँ का पीरियड गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर जाना जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंजीनियर किंग, और इन्हें इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ को क्या कहा जाता है, इंजीनियर किंग के नाम से। औरंगज़ेब आए फिर इसके बाद 1658 से 1707 तक। इन 1657-1658 AD तक इन्होंने हुकूमत की। शाहजहाँ फेल इल, क्या हुआ, जब 1657 से 1658 तक शाहजहाँ ने हुकूमत की, उसके बाद 1658 में शाहजहाँ बीमार हो गए। द वॉर सक्सेशन स्टार्टेड अमंग हिज 4 सन, फिर इनके चारों बेटों में लड़ाई शुरू हो गई। किसके, शाहजहाँ के। दारा शिकू, शुजा, मुराद एंड औरंगज़ेब, ये 4 बेटे थे किसके, शाहजहाँ के। इन चारों में लड़ाई शुरू हो गई, किस लिए, कि कौन हुकूमत करेगा। औरंगज़ेब वॉज विक्टोरियस एंड एज्यूम द टाइटल आलमगीर, फिर औरंगज़ेब इन चारों भाई से लड़के आपस में, ये चारों भाई जब लड़े, कौन कौन, एक दारा शिकू, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब, इन चारों में आपस में लड़ाई हुई। क्यों, शाहजहाँ बीमार हो गए थे। अब ये बहस हो रही थी कौन गद्दी संभालेगा, हर कोई चाहेगा गद्दी संभालना, तो औरंगज़ेब जीत गए इसमें, और इन्हें टाइटल मिला आलमगीर का, मीनिंग कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला। हिज 3 ब्रदर वर किल्ड एंड शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, इनके 3 ब्रदर मारे गए। ठीक है, 3 ब्रदर मारे गए और शाहजहाँ को जेल भेज दिया गया इनकी बाकी ज़िंदगियों के लिए, मतलब जितनी इन्होंने ज़िंदगी गुजारी इन्हें सज़ा के तौर पर इन्हें जेल में गुजारनी पड़ी। औरंगज़ेब वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन विद अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, औरंगज़ेब एक बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थे। ऑर्थोडॉक्सी अगर मैं बताऊं तो ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं मतलब जो मज़हब के हिसाब से चले। ठीक है, कट्टर रिलीजियस मज़हब के नाम से थे, मतलब एक ही कट्टर मुस्लिम थे। मतलब कट्टर वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि मतलब ये अपनी जो सारी चीज़ें करते थे वो रिलीजियस के हिसाब से चलते थे। ठीक है, मज़हब के तौर पर चलते थे, शरीयत के हिसाब से चलते थे। अगर हम लोग मुस्लिम हैं अगर कहें तो मेन वर्ड आता है शरीयत, शरीयत के हिसाब से चलते थे। मतलब शरीयत में ये कहा गया है किसी का हक नहीं छीनो, सबकी मदद करो। ठीक है, अब किसी को दबाओ मत, परेशान मत करो, ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी। He had an accurate sense of political realism and a fierce appetite of power. इनके पास एक accurate sense था political realism का और fierce appetite of power, काफ़ी पावरफुल थे ये, काफ़ी समझदार थे, पॉलिटिकल नॉलेज थी इन्हें और काफ़ी ताकतवर भी थे। He ruled for 49 ईयर, इन्होंने 49 ईयर तक इन्होंने हुकूमत की। औरंगज़ेब रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज़, ये कहा जाता है औरंगज़ेब की जो रेन है, औरंगज़ेब का जो राज करने का समय है, इन्हें 2 फेज़ में डिवाइड करा जा सकता है। कौन कौन सा फेज़, फ्रॉम 1658 टू 1668, एक है हमारा 1658 से लेकर 1668 AD तक, व्हेन ही वाज इन नॉर्थ इंडिया, जब ये कब थे, कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया में। देयर वर मैनी रिवॉल्ट, वहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया औरंगज़ेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूसर, फिर औरंगज़ेब ने वहाँ पर क्या किया, लैंड टैक्स बढ़ा दिया, जो ज़मीन का टैक्स था उन्होंने बढ़ा दिया 1/3 से लेकर क्या कर दिया 1/3 टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूसर। पहले क्या होता था, 3 हिस्से करके एक हिस्सा लेते थे। ठीक है, जो खेती जैसे कोई प्रोड्यूस करा, जो भी का सामान हो रहा है उसमें से 3 हिस्से करे जाते थे, एक हिस्सा राजा रखता था। इन्होंने क्या किया, 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इनके पास, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। द जाट्स ऑफ द आगरा मथुरा रीजन द
सतनामीज एंड द बुंदेलाज रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। अब जो जाट थे, जो सतनामीज थे और जो बुंदेलाज थे, उन लोगों ने इनके खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दी। द मोस्ट पावरफुल रिवॉल्ट्स वर दैट ऑफ द राजपूत, द सिख एंड द मराठास। और जो सबसे पावरफुल रिवॉल्ट हुई थी इनकी किससे? राजपूत, सिख और मराठास की। मोस्ट ऑफ औरंगजेब्स टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वर स्पेंट इन क्रशिंग दीज रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट में, इस लड़ाई में जीतने के लिए, इसे क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन लोगों को इनकी काफ़ी समय और काफ़ी एनर्जी और काफ़ी पैसा दौलत ख़त्म हो चुका था। इसमें जीतने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ अपना वेस्ट कर दिया था, मतलब इसमें यूज़ कर दिया था। फ्रॉम 1681 टू 1707, फिर 1681 से 1717 AD में, 7 AD में, when he was in the Deccan, जब ये डेक्कन में चले गए, his time, energy and resources were spent on crushing the revolt against him। और फिर डेक्कन में जाके वहाँ पर इनकी लड़ाइयाँ होने लगी, वहाँ पर इनका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज सारा उसमें खर्च हुआ। he wanted to strengthen his position there, और इन्होंने वहाँ पर अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहा। he was a orthodox Muslim and led a austere life। ऑर्थोडॉक्स मतलब काफ़ी ये बेहतर मुस्लिम थे एक, और ऑस्टियर कहा जाता है एक ऑस्टियर लाइफ, मतलब सिंपल लाइफ जीते थे। जैसे कि ये राजा थे तो ऐसा राजा एज आ राजा ट्रीट नहीं करते थे लोगों को, सबको बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। ही अपोज म्यूज़िक एंड डांस एंड हिज एम्पायर वाज टू बी कंट्रोल। ये इन्होंने म्यूज़िक को बंद कर दिया अपने ज़माने में, डांस को ख़त्म कर दिया, और अपनी ज़माने में इनकी काफ़ी एरिया इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश ट्रेडर, इन्होंने ब्रिटिश ट्रेडर को भी कन्फ्रंट किया। औरंगज़ेब एनेक्स बीजापुर, औरंगज़ेब ने बीजापुर को भी एनेक्स किया इन 1686 टू एडमिनिस्टर दीज लैंड एज दे वर टू फार फ्रॉम द कैपिटल। क्यों? उसे एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए, क्योंकि वो लैंड कैपिटल से बहुत दूर थी। द मराठाज वर अ पावरफुल एनिमी, और जो मराठा थे इनके काफ़ी पावरफुल, काफ़ी ताकतवर दुश्मन थे। ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम, और इन्होंने उनके साथ शांति करने की कोई कोशिश नहीं की, मतलब इन्हें पता था कि वो लोग इनके साथ नहीं आएंगे, तो इन्होंने उनके साथ कोई पीस, शांति रखने की कोई वो नहीं की कि ट्राई करें उनसे दोस्ती करने की, कोई ऐसी कोई कदम नहीं उठाया। दिस वीकेंड द एम्पायर, इसकी वजह से क्या हुआ? एम्पायर जो है इनकी वीक हो गई, क्योंकि इन्हें अगर ये मराठाओं से दोस्ती कर लेते तो वो इतने पावरफुल किंग थे, वो इनके खिलाफ लड़ते ही नहीं। ठीक है, जब वो दोस्त रहते क्यों लड़ते? मगर उन्होंने दोस्ती नहीं की, बाद में क्या हुआ, इसकी वजह से इनकी एम्पायर वीक हो गई। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज अ फेलियर, और जो इनकी डेक्कन पॉलिसी थी कि डेक्कन में जाके अब रूल करेंगे, वहाँ पर इनकी पॉलिसी फेल हो गई और मराठा से दुश्मनी रख के ये हार गए। लास्ट मुगल किंग कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। द लास्ट नॉमिनल मुगल किंग, जो लास्ट नॉमिनल मुगल किंग थे जिसका नाम आता है लास्ट में, वो थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। बहादुर शाह जफ़र सेकंड, बहादुर शाह जफ़र एक फर्स्ट थे, बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे। वॉज फॉर्मली डिपोज बाय द ब्रिटिश इन 1858। ये पूरी तरह से ये समझ लिए 1858 AD में ब्रिटिश के अंडर में आ चुके थे। एंड हिज एलिड कंप्लिसिटी इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD एंड एक्साइल टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1868 AD। बाद पहले तो इन्होंने, बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें एंट्री दे दी अंग्रेज़ों को, फिर बाद में जब उनके खिलाफ हुए तो अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया। रंगून जगह है, वहाँ पर जेल में भेज दिया गया और वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मिक्स ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इन्होंने पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिक्स करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इट वॉज सेंट्रलाइज एंड वॉज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द किंग। ये एक सेंट्रलाइज था और ही अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द स्टैंड ऑफ द आर्मी। आर्मी की स्टैंड और किंग की अथॉरिटी पर बेस्ड था। द पीपल हैड द ट्रेडिशन ऑफ कंसिडरिंग द किंग एज अ गॉड, और वहाँ पर लोगों का एक ट्रेडिशन चल रहा था कि राजा को जो है गॉड मानने का, भगवान मानने का। ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये कौन था? ये जो है सुप्रीम कमांडर, ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, एक आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे। ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय द अदर ऑफिशियल्स। इन्होंने काफ़ी दूसरे ऑफिशियल्स से भी इन्हें असिस्ट किया गया, मतलब साथ मिला। उसके बाद द किंग टुक स्पेशल केयर टू द कॉमन मैन, और इन्होंने किंग जो थे, मुग़ल डायनेस्टी के जो किंग थे,
इसमें इन्होंने कॉमन मैन की भी बहुत ज़्यादा हिफाजत की। ये मैं किसी एक राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके बारे में बात कर रहा हूँ, मुगल डायनेस्टी में क्या क्या काम हुआ, ठीक है। जो कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, जो जनता थी, उन लोगों का भी काफ़ी केयर की, काफ़ी अच्छे से रखा। दे वर हर्ड इन द दीवानी आम। आप अगर दीवानी आम पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल बताई गई है कि कैसे राजा थे, उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या काम किए, लोगों की कैसे कैसे मदद की, सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। एंड द दीवाने खास, और दीवाने खास में ये 2 बुकें हैं, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। द हॉल वेयर द अदर गेस्ट वर रिसीव, कहाँ पर? दीवाने खास, द हॉल वेयर द अदर गेस्ट वर रिसीव। दीवाने खास जगह है, मतलब एक हॉल जहाँ पर सारे गेस्ट रिसीव करे जाते थे। द ऑफिसर्स हु हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर। अब जो ऑफिसर्स जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे वो कौन कौन थे? वज़ीर और वकील, जिसे वज़ीर और वकील के नाम से जाना जाता है। वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु लुक आफ्टर द इनकम, एक्सपेंडिचर, कलेक्शन और रेवेन्यू एंड अदर फाइनेंशियल इश्यूज़। मतलब जितना भी पैसे से रिलेटेड काम था वो कौन करता था? वज़ीर और वकील, ठीक है। इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, कलेक्शन हो, रेवेन्यू हो, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम किसकी है, ये सारा जो इशू था कौन मेंटेन करता था? वज़ीर और वकील, जिसे कहा जाता है। मीर बख्शी कौन था? मीर बख्शी लुक आफ्टर द आर्मी एंड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। जो मीर बख्शी होता था वो आर्मी को देखता था, आर्मी को बनाना, आर्मी के में क्या ज़रूरत है, मिलिट्री को क्या क्या चाहिए, मिलिट्री को ट्रेन करना, ये सारी किसकी थी? मीर बख्शी। चीफ सदर और चीफ काजी टुक केयर ऑफ चैरिटीज़, रिलीजियस अफेयर, एजुकेशन एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द पुलिस डिपार्टमेंट। जो पुलिस डिपार्टमेंट था, एजुकेशन से रिलेटेड या रिलीजियस मजहबी कोई अफेयर हो रहा है, मज़हब के तौर पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपस में बहस हो रही है वो, या चैरिटी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कौन देखता था? चीफ सदर जो होते थे, जिसे हम चीफ काजी के नाम से भी जानते थे। दरोगाए दकचौकी, दरोगाई दकचौकी, ठीक है, दरोगा ई पढ़ते हैं इसे, दरोगाए दकचौकी टू केयर ऑफ पोस्ट। ये सारे पोस्ट का ख्याल रखते थे, ठीक है, कौन सी कैसी पोस्ट है, कहाँ कहाँ कौन है। दीवाने तान पे कौन था? लुक आफ्टर मैटर्स रिलेटिंग टू जागीर से रिलेटेड जो भी मैटर हो रहा है उस मैटर को कौन सुलझाता था? दीवाने तान। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज अ मिनिएचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिएचर था, ठीक है। द हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज सूबेदार, और इस प्रोविंस का जो हेड होता था उसे हम सूबेदार कहते हैं। हिज एसेंशियल ड्यूटीज़ वर टू मेंटेन ऑर्डर एंड टू हेल्प द रेवेन्यू ऑफिसर इन द स्मूथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इनका जो एसेंशियल काम था वो क्या था? ऑर्डर को मेंटेन करना, राजा ने जो कहा उसे पूरा करना, सबको कानून के बारे में बताना, सारे कानून को फॉलो करवाना, ठीक है, उसे मेंटेन करना, और रेवेन्यू ऑफिसर को मदद करना कि जो कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का, टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं वो स्मूथली होता रहे, ठीक है, उसमें उन्हें मदद करना। इन द रेवेन्यू कलेक्शन ही वॉज असिस्टेड बाय प्रोविंशियल दीवान, और रेवेन्यू कलेक्शन में इन्हें किसका साथ मिलता था, किसकी मदद मिल जाती थी? प्रोविंशियल दीवान के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवान। द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू सरकार अंडर फौजदार। जो प्रोविंसेस थे वो किस में डिवाइड थे? सरकार और फौजदार में डिवाइड थे, ठीक है। जो प्रोविंसेस था वो किस में डिवाइडेड था? वो सरकार में, अलग अलग सरकार में डिवाइडेड था। जो फौजदार जो होते थे उनके ग्रुप होते थे, उसमें एक अलग अलग सरकार बांट दी जाती थी। द सरकार वर डिवाइडेड इनटू परगनाज, और जो सरकार थी उसके भी छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए थे, उसे हम परगनाज के नाम से जानते हैं। अंडर द हेडमैन कॉल मुकद्दम, उसमें एक हेडमैन बनाया जाता था, जो हेड होता था उसे कहा गया मुकद्दम। पटवारी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू का जो सारा टैक्स आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसका एक आदमी होता था जिसे कहा गया पटवारी, वो उसका रिकॉर्ड रखता था। कनुंगो वॉज अ परगना ऑफिसर, और जो कनुंगो होते थे वो परगनाज जो होते था उसका ऑफिसर होता था। कोतवाल वॉज द चीफ पुलिस ऑफिसर, और जो कोतवाल होते थे, जो चीफ पुलिस ऑफिसर, उस ज़माने में उन्हें कोतवाल कहा जाता था। द जुडिशरी वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उस ज़माने की जो जुडिशरी थी वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। देयर वॉज नो सिंगल लॉ फॉर ऑल द पीपल, और सभी लोगों के लिए कोई सिंगल लॉ नहीं था, अलग अलग तरह के, हर लोगों के लिए अलग अलग तरह के लॉ थे। द सेक्रेड लॉ वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाई काजी, देयर वॉज नो ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेक्रेड लॉ था वो किसके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेड हो रहा था? लोग कौन, मतलब जो कानून था वो कौन चला रहा था, कौन देख रहा था कि कानून चल रहा है, लोग बाग फॉलो कर रहे हैं या नहीं? तो ये किसके अंडर में होता था? काजी के अंडर में। एंड देयर वाज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी।
तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर हमारा पार्ट 5 एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 5 कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पार्ट 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पार्ट 6 स्टार्टेड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आपको हम आपका सिलेबस दिखा देते हैं। तो ये हमारा आज हमने जो पढ़ा है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने जो पढ़ाया है पार्ट 5 में द क्रिएशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल डायनेस्टी। इसमें हमने पार्ट 5 कहाँ पर कंप्लीट किया है, यहाँ पर दीवाने तान तक। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम, ये पार्ट 6 से स्टार्ट होगा, जिसमें हम इसके एक्सरसाइजेज और ये बाकी जो बचा हुआ ये करेंगे। सो थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।